गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़े थे। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक, अवस्था के आधार पर और क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक पढ़ रहे हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक हमने पढ़ लिए, स्वतः उत्प्रेरक पढ़ लिए, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक पढ़ लिए, वेग के आधार पर भी पढ़ लिए हमने, अवस्था के आधार पर पढ़ लिया। अब क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक हम चल रहे हैं। स्वतः उत्प्रेरक तक हमने कर लिया है कि स्वतः उत्प्रेरक है। अब आ जाता है हमारे पास में सी पॉइंट, डी पॉइंट है। कौन सा है? जैव उत्प्रेरक। कौन सा है बेटा? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक, ठीक है। अब जैव उत्प्रेरक के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैव उत्प्रेरक क्या होता है। जैव उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैसे कोई भी पदार्थ होता है, उस वे पदार्थ को हम रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। जैसे हमारे कभी अमाशय, हमारा भोजन का पाचन नहीं होता है, तो भोजन का पाचन नहीं होने पर हम क्या करते हैं कि बाहरी पदार्थ का उपयोग करते हैं बेटा। जैसे हमारे पास में ये अमाशय होता है, अमाशय, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो होता है, ठीक है। पाचक एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम, ठीक है। तो कि इस जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हम क्या करते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए जिस उत्प्रेरक का काम लिया जाता है, उत्प्रेरक का उपयोग लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक। मान लीजिए हमारे कभी अपच की स्थिति हो जाती है, हमारा भोजन नहीं पचता है, तो नहीं पचने के कारण वो HCl पाचक एंजाइम होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। और निष्क्रिय हो जाने के कारण हम क्या करते हैं? बाहरी मात्रा से हम क्या करते हैं? उस भोजन को पचाने के लिए कुछ एंटासिड औषधि का उपयोग करते हैं। तो वो एंटासिड औषधि होती है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? जैव उत्प्रेरक। उस गति को जहां ये निष्क्रिय है उसको सक्रिय कर देगा। क्या कर देगा? वो सक्रिय कर देगा, और सक्रिय हो जाने के कारण भोजन पहले जैसा ही कार्य करने लग जाएगा। पहले जैसे ही कार्य करने लग जाएगा, पहले जैसे ही कार्य करने लग जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक। क्या कहते हैं बेटा? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। अब इसकी हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को देखिए, जैव रासायनिक अभिक्रिया, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं, जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जैव उत्प्रेरक। देखिए इधर कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को, जैसे भोजन में कोई पाचन क्रिया संपन्न होती है ना, वो जैव रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? गति। उसको तेजी से भोजन का हमारे पास में अपच की स्थिति हो जाती है, भोजन पचता नहीं है, तो उसकी गति को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ का उपयोग लेते हैं, पदार्थ को काम में लेते हैं,
काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। जैसे चूर्ण वगैरह ले लिया या इनो वगैरह ले लिया, या भोजन को पाचन संबंधी झंडूपचार का उपयोग ले लिया, कुछ का भी उपयोग लिया, जो भी पदार्थ हम लेते हैं और भोजन को जल्दी से फटाक पचा देते हैं और भूख ज्यादा लगती है, तो उसे हम कहते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या कहते हैं बेटा, जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो जैव उत्प्रेरक हो गया आपके पास में, तो उन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। साधारणतः इसे एंजाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें एंजाइम भी कहते हैं। सामान्यतः इन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंजाइम्स। और एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स वे पदार्थ होते हैं जो भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो भोजन को पचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन को नहीं, किसी भी पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए या परिवर्तित करने के लिए एंजाइम्स की, यानी कि सरल पदार्थ को या जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने या अपघटित करने या पाचित करने के लिए एंजाइमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंजाइम को सब क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंजाइम्स का भी नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एंजाइम्स का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जैव उत्प्रेरक को एंजाइम्स का भी नाम दिया जाता है। तो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जैव उत्प्रेरक होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। एंजाइम्स जटिल कार्बनिक जटिल नाइट्रोजन एंजाइम जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। जो कि भिन्न भिन्न जैव रासायनिक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। जो कि भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। देखिए बेटा कि इन्हें हम एंजाइम्स भी कहते हैं कि एंजाइम्स जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। एंजाइम जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक भी यौगिक भी होते हैं। एंजाइम को हम विभिन्न प्रकार की विभिन्न क्रियाओं अभिक्रियाओं के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे यूरिया खाद भी बनाते हैं, या दारू वगैरह अल्कोहल भी बनाया जाता है, या हम दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, या हमारे भोजन के पाचन संबंधी भी कोई भी क्रियाएं होती हैं, इनके लिए इसमें जो कि भिन्न भिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए विशिष्ट होते हैं। ये अलग अलग जो भिन्न भिन्न जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनके लिए भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं और विशिष्ट होते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अपनी अपनी जगह और अपने अपने कार्य और अपनी अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए एक विशिष्ट योग्यता प्रदान करते हैं और पहचान करते हैं। कि जैसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया है, कौन सा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। जैसे दूध पीते हैं तो दही में परिवर्तित होता है, कौन सा उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं जैव रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। जैसे हम यूरिया बनाते हैं, यूरिया को हम किस में बदलते हैं, नाइट्रोजन या
अमोनिया में प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में बनता है। तो ये जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक होता है। यूरिया भी जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक होता है। जब उसको भूमि के नीचे अंदर डाला जाता है तो उसका भी क्या होता है वो पिघल कर किस में सरल पदार्थ में, जटिल जो पदार्थ होता है उसको सरल पदार्थ में बदल जाता है। तो वो भी कौन सा होता है, यूजीएच जो नामक एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम के आधार पर, जैसे यूरिया होता है, हमने देखा यूरिया है, और यूरिया एक जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ है, और यूजीएच ये यूरिक एज है, और ये अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए यूरिया जो खाद है इसको हम जटिल खाद्य पदार्थ है, जटिल नाइट्रोजनी पदार्थ है, सॉरी। अब इस यूरिया का उपयोग हम किसकी उपस्थिति, कौन सा एंजाइम की उपस्थिति में कर रहे हैं, यूरिक एज एक एंजाइम होता है, इसको हम डालते हैं तो ये उत्प्रेरक है यूरिक एज। अब ये यूरिक एज इसको डालेंगे तो अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित, जटिल जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वो सरल नाइट्रोजनी पदार्थ में बदल जाता है, अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। इसलिए ये एंजाइम जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जो कि भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए एक विशिष्ट माने जाते हैं, जो कि भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए क्या माने जाते हैं, विशिष्ट माने जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैव उत्प्रेरक निम्न प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक भी होता है, उत्प्रेरक विष भी होता है। तो जैव रासायनिक पदार्थ में आते हैं। तो ठीक है, तो ये उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक होता है कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक को हमें सामान्यतः आपको क्या कहा जाता है, एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स हमारे शरीर के अंदर एक से बहुत से बड़ी संख्या में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो विभिन्न खाद्य पदार्थ को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए एंजाइम को हम जटिल नाइट्रोजन पदार्थ हैं, भोजन के पास साथ साथ जो भी एंजाइम्स होते हैं, अतिरिक्त एंजाइम्स होते हैं जो जटिल नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक भी होते हैं, वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं जो भिन्न भिन्न जैव क्रियाओं के लिए विशिष्ट माने जाते हैं। यूरिया को हम किसमें बदल रहे हैं, अमोनिया बदलते हैं। तो यूरिएज एक एंजाइम होता है जो यूरिया को अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का कार्य करता है। किसमें बदलने का कार्य करता है, यूरिया अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जैव रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, उसके निम्न दो भाग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, निम्न दो भाग होते हैं। अब इसका तो पहले एक जैव उत्प्रेरक का एक उदाहरण पढ़ते हैं। इसमें जैसे उदाहरण पढ़ते हैं इसके, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण, जैव उत्प्रेरक उत्प्रेरक का उदाहरण, जैसे हम उदाहरण लेते हैं यूरिया वाला, यूरिया ठीक है इक्वल टू यूरिएज एंजाइम्स होता है। ठीक है, यूरिया एंजाइम है, इसको किसमें परिवर्तित कर देगा, अमोनिया में। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। या आप यूरिया का हम सूत्र लिखते हैं इसमें NH2, इसमें यूरिया का सूत्र है NH2, उसके बाद में है CO NH2। ठीक है,
किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। ठीक है, उसके बाद में हम लेते हैं यहाँ पर जब ये बनता है, जैसे इसकी जल की उपस्थिति में इसको हम एंजाइम की उपस्थिति में कर देंगे तो इसको सरल में बदल देगा, तो ये हो जाएगा 2NH3। तो N कितने, एक N और एक N कितने हो गए बेटा, 2N। कितने हो गए, 2N। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4 और 2 6। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में कार्बन कितने, एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितने, 2। तो क्या बन जाएगा, CO2। क्या बन जाएगा बेटा, CO2। देखिए कि N हमारे पास में एक N और एक N कितने हो गए बेटा, 2N। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 और 2 6। तो N तो 2 है, हाइड्रोजन कितने 6, तो 3 दूनी 6, तो 2NH3 हो गया। प्लस अब हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है हमें, तो कार्बन एक है हमारे पास में, कार्बन एक हो गया। हाइड्रोजन कितने हमारे पास में, एक और एक, और ऑक्सीजन हमारे पास में कितने, एक और एक 2। तो क्या बन जाएगा, CO2। तो ये बन गया हमारे पास में अमोनिया, और ये बन गया हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है हमारे पास में, यूरिया। क्या है बेटा, यूरिया। उसके बाद में ये तो यूरिया है, और ये क्या है हमारे पास में, जल है, इसके साथ में क्रिया करते हैं। तो ये कौन सा है, यूरिएज एंजाइम। क्या है, यूरिएज एंजाइम। ठीक है, तो यूरिएज एंजाइम जल की उपस्थिति में अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं इसको, माल्टोज एंजाइम होता है। माल्टोज एक शर्करा है। क्या है, शर्करा। माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये शर्करा होती हैं। इसमें माल्टेज एक एंजाइम होता है बेटा। क्या होता है, माल्टेज एक एंजाइम होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। किस में परिवर्तित करते हैं, ग्लूकोज में। ये माल्टोज है, इसको हम उपयोग में लेते हैं, तो ये एंजाइम इसका पाचन कर देता है। क्या कर देता है, इसको पचा देता है, किसमें परिवर्तित हो जाता है, और पचने के बाद में हमें एक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, और वो क्या होती है, ग्लूकोज प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, ग्लूकोज। इसमें कोई परिवर्तित, ये सिर्फ पचाने का कार्य करता है। माल्टेज एंजाइम जो होता है ये पचाने का कार्य करता है। इसी प्रकार ये जटिल है, नाइट्रोजन पदार्थ है, ये यूरिक एक एंजाइम है, इसको किस में परिवर्तित कर देता है, सरल में परिवर्तित कर देता है। और ये माल्टोज है, ये माल्टेज एंजाइम है, इसको पचाने के माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये जैव रासायनिक जैव उत्प्रेरक के कुछ उदाहरण है। अब पढ़ते हैं जैव उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं बेटा। जैव उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जैव उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पूरा हो जाएगा। होते हैं नंबर 1 उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है। अब जैव उत्प्रेरक के बारे में हमने पढ़ा था कि अब पढ़ते हैं जैव उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में। उत्प्रेरक वर्धक के बारे में पढ़ते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं। कि वे पदार्थ जो अभिक्रियाशीलता में उत्प्रेरक के साथ मिलाते हैं और मिलाने के साथ उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर अभिक्रिया की गति को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हम कोई भोजन करते हैं और हमारा भोजन पचता नहीं है, तो हम भोजन के साथ पहले भोजन करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ टैबलेट ले लेते हैं भोजन को पचाने के लिए। अब उसमें क्या है कि पहले जो हमारा भोजन पचता था वो धीमी गति से बढ़ रहा। मान लीजिए हमने उसके साथ में और कोई पदार्थ ले लिया और वो भोजन तेजी से पचने लग गया, तो वो क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक यानी कि स्वास्थ्य वर्धक जो चीज होती है ना, इसकी खातिर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इसमें हम लिखेंगे वे पदार्थ
वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर अभिक्रिया उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को अभिक्रिया उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, कि वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। अतः ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, न कि स्वयं उत्प्रेरक, ये केवल उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक कार्य करता है, उसके कार्य में वृद्धि कर देते हैं, न कि खुद उत्प्रेरक नहीं होते हैं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। जैसे हम ले लेते हैं N2 है, उदाहरण लेते हैं। इसमें उदाहरण नंबर है N2 प्लस में 3H2। ये किसकी उपस्थिति में? मोनो प्लस में मोनो ब्लड, Ap प्लस में मोनो ब्लड, दो उत्प्रेरक होते हैं। इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 2NH3। क्या हो जाएगा बेटा? 2NH3। ये N2 प्लस में 3H2 को लेते हैं, तो इसकी उपस्थिति में कार्य करते हैं और अमोनिया गैस बन जाती है, जो हमारे लिए हेतु के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, यहाँ मोनोब्लेडम और Ap आयरन क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं अलग अलग उदाहरण। इसमें वनस्पति तेल है, ये उदाहरण कई बार आ चुका है। वनस्पति तेल है, इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं H2, और किसकी उपस्थिति की? Ni, निकेल उत्प्रेरक है। ठीक है, निकेल उत्प्रेरक है, निकेल प्लस में Cu है, और मिला देते हैं निकेल के साथ में कॉपर और मिला दिए इसमें, तो कॉपर मिलाने के बाद में ये वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? वनस्पति घी में। अब इसमें थोड़ा अंतर ये है कि अभिक्रिया मिश्रण में, अभिक्रिया मिश्रण है, अभिक्रिया क्या है? मिश्रण है। इसमें पहले Ap था, अब मोनोब्लेडम मिला दिया, इसमें निकेल था, इसमें Cu मिला दिया। तो अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक को अभिक्रिया मिश्रण के साथ मिलाने पर वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने के साथ, इसको मिलाने के साथ ये अभिक्रिया की गति को, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को, यहाँ ये काम कम कर रहा है, तो इसको मिलाने पर ये काम तेजी से करने लग जाएगा। ये यहाँ काम कम कर रहा है, तो इसको मिलाने पर और तेजी से काम करने लग जाएगा। बनेगा वही पदार्थ जो पहले बनता था, परंतु जहाँ एक घंटा का ये समय लग जाता था, इसको मिलाने पर वो कुछ ही मिनटों में संपन्न हो जाता है। तो इसलिए ये परिभाषा में क्या लिख रहा है कि अभिक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर क्रियाशीलता में वृद्धि कर देते हैं। पहले ये भी Ap इसके साथ में क्रिया करता था, तब भी 2NH3 अमोनिया बनती थी। पहले इसको मिलाने पर, Ap को मिलाने पर ये 1 घंटे में पूर्ण होती थी। अब इसको मोनोब्लेडम को मिलाने पर ये
क्रियाएं कुछ सेकंडों में और कुछ मिनटों में ही संपन्न हो जाती है। उसी प्रकार वनस्पति तेल इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे, कई बार उदाहरण आ चुका है, निकेल उत्प्रेरक उपस्थिति में होता है, परंतु उत्प्रेरक वर्धक में कॉपर और इसको मिला देंगे तो इस जहां ये क्रिया कम करता था इसको और कर देंगे, ज्यादा कर देगा तो ये तुरंत जल्दी से संपन्न हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उत्प्रेरक वर्धक होता है। ये उत्प्रेरक वर्धक हो गया। अब आ जाता है हमारे पास में दूसरा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक विष। कौन सा पढ़ेंगे, उत्प्रेरक विष। क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, इसके विपरीत हो जाता है, यानी कि अभिक्रिया मिश्रण में मिलाते हैं तो अभिक्रिया मिश्रण में उसको मिलाएंगे तो मिलाने पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं वहां अभिक्रिया की गति को, क्रियाशीलता को, उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, परंतु ये यहाँ क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो कौन सा उत्प्रेरक कहलाता है, उत्प्रेरक विष कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक विष। जैसे हम देखते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर है N2 प्लस में 3H2 है हमारे पास में, इसमें 3H2 है, इसमें Fe उत्प्रेरक है। कौन सा उत्प्रेरक है बेटा, Fe। अब ये पहले इसकी क्रियाशीलता को बढ़ाता था कौन, इसमें हम क्या मिला देते थे, मोनिब्लेडम। अब इसको हम नहीं मिला रहे हैं, इसको मिश्रण के साथ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ Fe कर रहे हैं। जहां ये 1 घंटे में या कुछ मिनटों में संपन्न हो रही है तो ये Fe उत्प्रेरक जो है ये 1 घंटे के बजाय जहां 2 घंटे लगाएगा और इसको बनाने में वही बन जाएगा जो पहले बनता था, परंतु इसको संपन्न होने में काफी समय लगेगा। अभिक्रिया की उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में क्या कर देगा, ये कमी कर देगा, यहाँ कम हो जाएगी क्रियाशीलता। क्या हो जाएगी, इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, क्रियाशीलता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और बनता तो वही पदार्थ परंतु इसको संपन्न होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए इसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष।